नमस्कार, गोरखपुर एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ सब जुड़ गए हैं। मैं हूं विष्णु प्रभाकर। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। इस कहानी की शुरुआत करने से पहले आप सबको एक वाक्य बता देना चाहता हूं। न्यूज़ टीवी, न्यूज़पेपर या सोशल मीडिया के माध्यम से ज़रूर कभी न कभी आप ऐसी खबरें सुने होंगे कि 2 दिन की बच्ची को झाड़ियों में फेंक दिया गया, 2 दिन के बच्चे को अस्पताल में छोड़ दिया गया, नदी में फेंक दिया गया। ऐसी तमाम खबरें आप सुने होंगे। अब सोचिए उन लोग का मन कितना कठोर होता होगा जो अपने ही बच्चे के साथ ऐसा बर्ताव करते हैं। और मैं निश्चित ही कहना चाहता हूँ, वो इंसान तो नहीं होंगे, वो ज़रूर हैवान होंगे। जब यहीं हम उसके दूसरे पहलू में जाते हैं तो एक खबर आप और सुने होंगे कि 2 दिन के बच्ची को हॉस्पिटल में छोड़ के जाया गया, उसके बाद किसी ने अपनाया। झाड़ियों में पड़ी बच्ची को किसी ने अपनाया। अब सोचिए उन लोग का दिल कितना बड़ा होगा जो दूसरे के बच्चों को अपना बनाते हैं। तो आज की हमारी जो कहानी है कुछ ऐसी ही है। मौजूद है कुशीनगर जिले के पटरौना में महिमा अनाथाश्रम बाल आश्रम में। और इस कहानी की शुरुआत ऐसे ही हुई थी। हमारे साथ एक बहन दिख रही है। हमारी तो एक बहन है और आज से मेरी 2 बहन हो गई। तो ये बच्ची दिख रही है। 17 साल पहले इसके साथ कुछ ऐसा हादसा हुआ था। ये बच्ची भी झाड़ी में पड़ी हुई थी और चींटियाँ खा रही थी। उसके बाद इस संस्था की जो संस्थापक हैं, उनके बेटे इस बच्ची को घर पे लेके आए। उसके बाद आज 17 साल बाद जब 2019 में हम आते हैं तो महिमा आपके सामने खड़ी है। टीवी स्क्रीन में आप सीधा देख सकती हैं। जो बच्चियां हैं इनके साथ ऐसा कुछ हुआ है। किसी को झाड़ी में फेंक दिया गया है तो किसी को रेलवे स्टेशन पे छोड़ दिया गया है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं इस संस्था की संस्थापक। बात करते हैं। माता जी प्रणाम और बहुत बहुत स्वागत है आपको। कैसे शुरुआत हुआ? देखिए, शुरुआत तो ये हुई कि मैं यहाँ पर एक स्कूल का स्थापना करना चाह रही थी। स्कूल तो चल रहा था, आगे सिधुआ स्थान है वहाँ पर चल रहा था, पर जाड़े के सीजन में वहाँ बहुत गन्ने का कारण से बहुत भीड़ हो जाती थी। सो मैं डरती थी कि किसी बच्चे का एक्सीडेंट हो गया तो मैं हमेशा के लिए खूनी हो जाऊंगी। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना स्कूल अपने ही दरवाजे पर ले आऊँ। तो उस दिन मैंने ईश्वर से प्रार्थना की कि यहाँ मैं चल पाऊँगी कि नहीं चल पाऊँगी, क्योंकि इसी मिशन से ही मैं निकली हूँ और मिशन गेट पर ही मुझको ये स्कूल चलाना मेरा घर है। सो ऐसा हुआ कि ईश्वर से मैंने मांगा कि मुझको इसके लिए एक चिन्ह दे दीजिए हे प्रभु, जिससे मैं जानूँ कि आपकी इच्छा के विरुद्ध नहीं, आपकी इच्छा के अनुसार चल रही हूँ। उसी दिन 5 नवंबर का दिन था जिस दिन विद्यालय यहाँ लाना था। और 5 नवंबर को सुनाई दिया कि परसौनी कला में पीछे नहर के किनारे झाड़ी में एक बच्ची फेंकी हुई है। कितने दिन की थी बच्ची तब? बच्ची तुरंत की थी। झाड़ में इधर आ जाओ। तो यानी 2 या 3 दिन की महिमा थी? नहीं, 2-3 दिन तुरंत की थी। अच्छा, 2 घंटे बोल सकते हैं। जी हाँ, जी हाँ, जी। और चींटियों ने अपना शिकार जी खा रहे थे, इसके शरीर को पूरे दे रहे थे। जी। और उस समय आप सर में लकड़ी घुसा हुआ था। हाँ। तो और आज महिमा की एज कितनी हो गई? आज तो महिमा लगभग 18 साल होने जा रही है। नवंबर में 18 साल हो गए। तो नवंबर 5 को महिमा से इस सफर की, इस कहानी की शुरुआत। जी। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? तो महिमा मुझको उस समय मिली जब शोर हुआ तो मेरे 2 बेटे भगे हुए वो लोग भी देखने गए। तो जब वो देखने गए तो जब सुने कि गांव की औरतें अटर पटर बोलती हैं, ये दोनों भाई अंदर घुसे और बच्ची को उठाए। और छोटा भाई साइकिल चला रहा था, बड़ा भाई पीछे इनको लेकर के मेरे पास आया। जब वो लोग लेकर के आए तो मैं सोची कि ये क्या लेकर तुम लोग। मम्मी, हम लोग के पास एक बहनी थी ना, बहन थी, अब हम लोग की 2 बहन हो गई है ना। मम्मी पालो, बहनी है देखो, हैं। और इस तरह करके लोगों ने मुझको दिया। और मैं जब इसको देखी तो बहुत भयभीत हो गई, क्योंकि ये एकदम कंकाल थी और आँख इसकी उल्लू के समान था और छोटा सा सर था। मतलब इंसान का स्वरूप तो बना था, लेकिन उसे जना जी पूरे समय लगभग 6 महीना ऐसा लगता है कि गर्भ में रही होगी। इस तरह की बच्ची थी। लेकिन ऐसा जब मैं सोच रही थी तो ऐसा लगा कि मेरे गाल पर किसी ने एक तमाचा मारा और झंझनाने लगा। और अंतःकरण में ये सुनाई दिया मुझको, समझ में आया कि बेवकूफ़, तुमने चिन्ह मांगा था, लो सेवा करो। और उसी समय एक विश्वास जाग गया मेरे अंदर। अब मैंने इस बच्चे की तुरंत नहलाया नहीं, महक रही थी, पर मैंने इसको गर्म तेल करके मालिश किया, क्योंकि नवंबर का महीना बहुत ठंड था। इसको मालिश किया, रात भर अपने पास दूध पिलाया तो बोतल से दूध पीने लग गई है। सो एक विश्वास जग गया कि ये पी रही है, बच जाएगी। सुबह लेके डॉक्टर एस.एन. त्रिपाठी अभी भी है सरकारी हॉस्पिटल में, इनके पास लेके गई। इन्होंने कहा देखिए जितना आप गर्म रखेंगे उतने ही सफल होंगे। हाँ, उन्होंने काफ़ी हमको रुई वगैरह दिया, इसको पैक करके रखे।
अब मैं इसको पूरे समय लपेट करके रुई में पैक करके कपड़ों में लपेट के अपने से लगाई रहती थी। और रात में गाउन पहनती थी तो अंदर इसको पैक करती थी, ऊपर से गाउन पहनती थी कि यदि बिस्तर गीला करेगी, गीली होगी तो मैं गीली हो जाऊंगी, कि मैं सोऊंगी नहीं। इस तरह 24 घंटे ही मेरे से सबकी रहती थी। और ईश्वर की बड़ी दया आप लोग के सामने है। धीरे जी। धीरे 17 साल से ऊपर हो गए और महिमा भी 17 साल की हो गई। टोटल कितने बच्चे हैं? 25-26 बच्चे हैं ये। अच्छा, बच्चियों की संख्या कितनी है उसमें? बच्चियाँ 17 बच्चियां हैं और बाकी बच्चे हैं? लड़के हैं जी हैं। अच्छा, उसके बाद फिर 6 महीने के बाद एक और बच्चा मिला मुझको, बड़ी गंडक नहर पर। अच्छा। इधर है बेटा, इसका तो नाम मैंने ये रखा कि महिमा, कि तुम जियो और तुमसे ईश्वर की महिमा हो। ताकि दूसरा बच्चा ये मिला 6 महिमा महीने। की वजह से कहीं ना कहीं इस कहानी की शुरुआत हुई है। जी। और महिमा की वजह से आज 20-25 बच्चे जो हैं, जी, जी, जी। जिनको कोई आस नहीं, आप भगवान ईश्वर जो भी कर सकते हैं उसका आप रूप हो इन लोगों के लिए। अच्छा, क्या नाम है आपका? विश्वास। महिमा और विश्वास। जी। अच्छा, तो यहाँ पे आर्थिक मदद कैसे होता है, कैसे आपको सपोर्ट मिलता है इन बच्चों का पढ़ाई लिखाई जो भी है, कैसे? आर्थिक मदद तो आप ही लोग हैं। अच्छा। आप लोग ईश्वर के भेजे हुए दूत हैं, हम ये मानते हैं। अच्छा, क्योंकि आप लोग जो हैं यहाँ किसी न किसी माध्यम से पहुँचते हैं और आप लोगों के इसको प्रकाशित करने के द्वारा लोग जानने लगे। और ईश्वर की बड़ी दया है कि जिस दिन मेरे पास कुछ नहीं रहता है उस दिन अवश्य कोई ना कोई दूत आ ही जाता है। अच्छा, जी, ये ऊपर सब वाला कहीं ना कहीं किसी न किसी को जी किसी हाँ। माध्यम से भेज देता है। जी। अच्छा, इन बच्चों की पढ़ाई लिखाई? ये पढ़ाई लिखाई एक केडिया जी हैं, अशोक केडिया करके। अच्छा। वे हमारे 14 बच्चों का सपोर्ट कर रहे हैं एजुकेशन में। अच्छा, अरे जी हाँ। और कुछ बच्चे तो हैं जो इधर उधर कोई आए 500, 1000, 200, 100 जो देता है तो बटोर के इनका फीस मैं बाकियों का दे रही हूँ। और ईश्वर की दया से बच्चे पढ़ रहे हैं। इनके फीस देने के लिए मुझको बहुत संघर्ष करना पड़ रहा है कि बटोर के इनका यहाँ के पॉलिटिकल लोगों का कैसा सपोर्ट मिलता है? यहाँ काफ़ी नेता हैं, कुशीनगर की ताकि धरती है, ये बहुत बड़े बड़े नेता हैं, क्या सपोर्ट मिलता है? यहाँ के रहने वाले कैबिनेट मंत्री हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, तो इन लोगों का क्या कोई सपोर्ट मिलता है? नहीं, ऐसा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जब मायावती जी में थे तो उस समय 2 बार आए हैं। अच्छा। पहली बार वही एक नेता जो हमारे दरवाजे पे आए हैं 2014 पहले आए थे। जी, तो वो आके एक बार हमको 20,000 रुपये की मदद दिए। और दूसरी बार आए तो फिर 5,000 रुपया दिए। तब चुनाव होने वाला था इसलिए वो अपने जहाँ से भी दिए पर 5,000 रुपया मुझको दिए। और किसी का हमको मदद यहाँ के सांसद हैं राजेश पांडे, गुड्डू पांडे, कभी आए यहाँ पे आपके यहाँ? नहीं सर, कभी नहीं। और क्या प्रॉब्लम आती है? अभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आता है कहीं ना कहीं, जी हाँ। प्रशासन से क्या मदद मिलता है आपको? ऐसा है कि सभी लोग हमदर्दी रखते हैं और यदि मैं मुँह खोलती हूँ तो ऐसा नहीं है कि लोग ना दें। अच्छा। प्रशासन से भी प्रशासन से जी कोई भी, हम अभी तक डीएम साहब से कुछ मदद नहीं मांगे। जो भी मदद मांगे उन्होंने हमारे लिए किया, उनकी वाइफ ने किया। जैसे कि हमारे ऊपर अनाथ आश्रम के ऊपर 11,000 वाला ये चल रहा तार, और जुलाई 7 तारीख को 11 बजे रात में ये बहुत बड़ा विस्फोट हुआ यहाँ। अच्छा। अब पूरा अनाथ आश्रम जो था वो आग बन गया था। अच्छा। लेकिन ईश्वर की बड़ी दया हम सब बच गए, लेकिन हमारी 4 गाय एक साथ मर गई। सारा काल गाय ने ले लिया और हम लोग घिरे हुए थे, लेकिन हम लोग पर कोई आंच नहीं आने दिया ईश्वर ने। अब पूरा रूम में आग लगा हुआ था। आपके सही कर्मों का नतीजा है। ये और ईश्वर आपके की महान गोद में एक कृपा है। बच्चा बैठा हुआ है, दिव्यांग है, क्या नाम है इसका? बता दो अपना नाम। नाम क्या है बाबू? डेविड। अच्छा, डेविड कहाँ से मिला था आपको? डेविड मुझको मिला कोतवाली से। कोतवाली से? ये रेलवे स्टेशन के आसपास झाड़ में फेंका हुआ था, करीब 4-5 महीने का बच्चा था। 4-5 महीने का था? जी। अच्छा। तो कोतवाली पर जब लोग आए, लड़का आया करके, तो लोग लेने के लिए आए, पर ऐसा हालत देख के किसी ने नहीं लिया। तब मेरे पास भी फ़ोन आया तो मैं गई। तो जब मैंने इसको देखा तो मुझे बहुत दुख हुआ कि जिनके पास हाथ पैर है मैं उसकी सेवा करूं, और जिसको ज़रूरत है उसको कैसे देख के चली जाऊं। कैसे देख के? जी, तो मैंने इसको उठा लिया और आज आपके सामने है डेविड। बड़ी डेविड ना, डेविड डांस भी करता है, सुना हूँ मैं। जी हाँ। डेविड डांस करते हो? अच्छा, कौन से गाने पे डांस करते हो? बोलो बर्थडे पर खूब डांस करते हो ना? बताओ। डेविड पढ़ने में भी अच्छा हो रहा है। अच्छा, पढ़ाई कर रहा है डेविड। ABCD सुना दो जरा। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। डेविड बड़े होकर क्या बनोगे तुम? क्या चाहते हो बनना? कुछ बनोगे बता दो। क्या बनोगे बताओ?
अच्छा तुम इधर आओ तुम आओ इधर आओ। क्या नाम है आपका? तुम क्या बनोगी बड़ी होकर? क्या बनोगी? बताओ। पढ़ाती हो ना सब बच्चों को? क्या बनोगी बड़ी हो जाओगी तो? बोलती है मिस बनूंगी। अच्छा मिस बनोगी, पढ़ाओगी, टीचर बनोगी। अच्छा बोलो अच्छा जोर से। आपके बेटे हैं, गवर्नमेंट के काफ़ी नियम आ गए हैं अनाथ आश्रम को लेकर, क्या परेशानी आ रही है आप लोग को? देखिए ये जो हमारा ये बच्चे हैं, ये हमारा एक परिवार के तरह है और हम लोग सारे बच्चे यहाँ हमको भैया कहते हैं और ये मेरी माता जी हैं, ये मम्मी हैं और इस संस्था का निर्माण हम लोग अनाथ आश्रम के रूप में इसको चलाते थे। लेकिन सन 2015 के बाद से एक नया नियम आ गया है जिसको किशोर न्याय बोर्ड के अंतर्गत हमको रजिस्ट्रेशन कराना है जी। जिसमें पृथक पृथक आयु वर्ग के बच्चों के लिए हमको अलग अलग मतलब परिसर चाहिए, बिल्डिंग हाँ। चाहिए, मकान चाहिए। तो वो हमारे लिए सबसे बड़ी इस समय समस्या है क्योंकि हमारा तो एक घर था और हमने जो कुछ हमारा था हमने सब कुछ दे दिया आपने इन बच्चों को परिवार का एक हिस्सा समझ के पाला है। जी। और अब गवर्नमेंट जो है उसको एक कैटेगरी बांट रही है, तो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी समस्या है क्योंकि ये बच्चे भी हमसे बहुत बड़ा लगाव हो गया है और हमारा भी इनसे बहुत लगाव है। तो बहुत बड़ी समस्या है ये हमारे लिए क्योंकि हमारे पास इतना मकान और इतना ज़मीन नहीं है, जो कुछ है यही है और इसी में बच्चे रहते हैं। आर्थिक प्रॉब्लम, आर्थिक भी समस्या है जिससे हम आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। अच्छा। देखते हैं आगे क्या होता है। क्या है आगे, क्या कहना चाहते हैं प्रशासन से, क्या कहना चाहते हैं आप? प्रशासन से यही चाहते हैं कि या तो प्रशासन हमारा सहयोग करे कि हम डिफरेंट जो है बिल्डिंग ले लें और व्यवस्था कर सकें, हमें ज़मीन और मकान की मुहैया कराई जाए, या तो फिर इन बच्चों को हमारे कस्टडी में रहने दिया जाए क्योंकि इस एक्ट से पहले के सारे बच्चे हमारे। अच्छा। और क्या गवर्नमेंट का ऐसा तो नहीं कहना है कि इन बच्चों को प्रॉपर वे में जो अनाथ आश्रम है उनको वहाँ रखा जाए? ये इस तरीके की बातें सामने आ रही हैं क्योंकि यदि रजिस्ट्रेशन हम नहीं कराते हैं तो अनिवार्य है वो, अनिवार्य, तो इन बच्चों को हमसे हटाया जा सकता है, लेकिन ये बहुत बड़ा दुखदाई होगा और ऐसा नहीं लगता है कि इस तरीके से होगी। सीधे तौर पे कहा जाए ये अनाथ आश्रम नहीं तो एक परिवार है और इन बच्चों की माँ है, आप भाई हैं और एक परिवार के तरह से आप सब ट्रीट करते हैं, तो कहीं ना कहीं इन बच्चों के लिए भी बड़ी दुख की बात रहेगी अगर ऐसा। अरे कुछ समय हमारी इस तरह बातें चली तो हमारे बच्चों ने खाना छोड़ दिया जी, इस तरह की बातें हैं, लेकिन हमने बच्चों से समझाया बेटा ऐसा कुछ नहीं है और जो होगा सब परमात्मा है, सब देखते हैं और समय के साथ सब कुछ उपाय वही करेंगे, इस तरह की बात नहीं है। तो हमारा विश्वास है कि जरूर कुछ ना कुछ अच्छा होगा, जब हमने सही रीति से किया है, हमारे मन में सही चीज़ें हैं तो सब सही होगा। बिल्कुल। कहीं ना कहीं आपके मन में यह डर है कि आपके बच्चे आपसे अलग ना हो? जी, ये हमारा डर है और हमने लेटर लिखा भी है जो हमारे जिला प्रोविशन अधिकारी हैं, क्योंकि उस एक्ट के अंतर्गत ये प्रावधान है कि यदि कोई व्यक्ति जो इच्छुक है, यदि बच्चों पालन पोषण करना चाहता है तो उसे हम दे सकते हैं, जिम्मेदारी दे सकते हैं। तो उसी एक्ट के तहत हम लोगों ने ये कहा है उनसे कि हमें इन बच्चों की कस्टडी दिया जाए, क्योंकि सही बच्चे हमारे सामान्य जीवन व्यतीत कर रहे हैं और अच्छा एजुकेशन भी इनको मिल रहा है और परिवार के तरह एक अच्छा माहौल मिल रहा है। और यदि इनको स्थापित किया जाएगा तो उनके राइट्स का भी हनन होगा और इनके पढ़ाई पर इनके मानसिक शोषण होगा, इनका मानसिक उत्पीड़न होगा। इस तरह की बातें हमने उनके सामने रखा है। तो कहीं ना कहीं आप चाहते हैं आपके बच्चे आपके साथ रहें, संरक्षण में रहें, हमारे साथ रहें, क्योंकि जो जिम्मेदारी हम लोगों ने लिया है ये हम चाहते हैं कि ये पैर पे खड़े हो और एक बड़ा परिवार है हम लोग। कल जो है जो आज इनके साथ हुआ है 10 साल 2 साल 4 साल पहले, जी वो इनके बच्चों के साथ ना हो जाए, दोबारा ना हो। जी, जैसे माता पिता नहीं है और एक माता पिता मिले फिर से इन्हें हटा दिया जाए, तो ये बहुत बड़ा कहीं ना कहीं मानसिक रूप से जो है बहुत पीड़न दुख पहुंचेगा इन लोगों को। जी मेरी मम्मी यही मेरी है कि हम उनको छोड़ के नहीं जाएंगे। अच्छा, हम छोड़ के नहीं जाओगे। अच्छा, अभी प्रशासन का कहना है कि आपका जो घर है ये तो प्रॉपर रूप से एक घर है, कल अगर प्रशासन ये कहता है कि आपको अलग अनाथ आश्रम में शिफ्ट किया जाएगा तो क्या कहना चाहती हो आप प्रशासन से? कि हम छोड़ के नहीं जाएंगे, यही मेरे मम्मी पापा है। आपके मम्मी पापा ही हैं और आपका परिवार यही है, आप अपने परिवार से नहीं दूर होना चाहती हो। अच्छा, क्या बनना चाहती हो महिमा बड़े होकर? नर्स बनना चाहती हो। अच्छा, अभी 12th की पढ़ाई कर रही हो। अच्छा, अभी सबसे इन सारे भाइयों बहनों में सबसे बड़ी आप ही हो ना, दूसरे नंबर पे ये है। अच्छा, इसमें सबसे बदमाश कौन है ये बताओ? बदमाशी कौन करता है? कहाँ है सबसे बदमाश? है ना, इधर आओ। क्यों बदमाशी करते हो तुम? क्या नाम है तुम्हारा? गैब्रियल। अच्छा, तुम क्या बनना चाहते हो बड़े होकर? अच्छा, इसमें सबसे अच्छा कौन है ये बताओ? सबसे अच्छा विशाल। कौन है विशाल? कौन है विशाल? कौन है? अरे वाह, विशाल इधर आओ। क्या अच्छा है, क्या पढ़ाई अच्छे से करता है? क्या कौन सा क्लास में पढ़ाई करते हो विशाल? 10 में। अच्छा, तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? इलेक्ट्रिशियन। वाह, और तुम फौजी बनोगे क्या जी? फौजी बनोगे? पाकिस्तानियों को मारोगे? वाह, गुड।
तो ये थी महिमा बाल आश्रम की कहानी। और इस क्षेत्र के, इस ज़िले के रहने वाले लोगों से मैं एक अपील करना चाहता हूँ, ताकि नेता लोग तो तभी आते हैं जब उनको कुछ फ़ायदा लेना होता है या जब चुनाव आता है, तो कम से कम इस क्षेत्र के जो सामाजिक लोग हैं, जो अपने आप को चाहते हैं कि समाज की सेवा करें, तो एक बार ज़रूर आप इस अनाथ आश्रम, इस आश्रम में आइए और इस परिवार का मदद कीजिए। कैमरामैन रणजीत के साथ विष्णु प्रभाकर, गोरखपुर एक्सप्रेस न्यूज़। जय हिंद।